ड्रील विच तुहाडा स्वागत है तो मैं हाँ SP सिंह। हिंदुस्तान के 69वें आज़ादी दिवस से तुहानू वधाई देने का मेरा इरादा पक्का है, पर मौका भी है तो दस्तूर भी कि जिहड़े राहां तो लंघ गए उन्हां दी सार लईए। पैंडा किन्ना कु तय किया, कित्थे फिसले, कित्थे हादसे होए, किवें बचे, अगों किवें चलना है, इहदी निशानदेही कर ली जाए। तो वह हमसाए भी तो साडे नाल आज़ाद होए सी, वो जिहड़े नफरत करने लई साडे बड़े काम आउंदे ने। पाकिस्तान की गल कर रहे हैं जी, पार्टीशन हुई सी, ओहदी हुण की गल करनी है, पर पार्टीशन अजे भी हो रही है, ये सवाल पूछांगे क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी नूं पाकिस्तान भेजण की गल करदा ही रहिंदा। लाल किले ते चढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फैलाणगे 15 अगस्त की सवेर नूं। उस देश की आज़ादी का प्रतीक तिरंगा जिहड़ा विश्व पद्धरी ताकत है कि जिथे अजे सरकार भी दावा नहीं करती कि भुख नाल कोई नहीं मरेगा। रोटी कपड़ा मकान वाले नारे विचों सिर्फ रोटी बारे कदी कदी कोई गल हुंदी है, कपड़े ते मकान बारे ते हाले गल भी शुरू नहीं हुई। देश विच ते टीवी स्टूडियोज़ विच बहस ते कब्जा उन्हां लोकां दा है जिहड़े रोटी कपड़ा मकान तो अगे वध के ब्रॉडबैंड नूं मौलिक अधिकार घोषित करने बारे घंटा लंबा दलील सहित प्रवचन कर सकते हैं, वो भी अंग्रेजी विच। पर एक गल ते असीं सहमत हाँ कि 47 तो बड़ी अगे आ गए हैं। भावें पार्लीमेंट में जो हो रहा है उन्होंने देख के कदी कदी ये भी झूठ लगता। खैर, कैसा रहा है सफ़र, ये ते गलबात लई अज साडे नाल जुड़ रहे हैं देवेंद्र शर्मा जी, देश दे विच उगे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ तो फॉर्म पॉलिसीज़ दे एनालिस्ट ते किस तरीके नाल सरकारां दे दमगजे कदी दुरुस्त भी जापदे ने, पर ग्राउंड स्थितियां नूं देख के उन्हां दा खोखलापन ये साडे सामने लिआंदे रहंदे ने। साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो कमर आगा जी। कमर आगा जी इस देश के नुमाया पत्रकारां दे विचों ने, बहुत वड्डे न्यूज़ चैनल्स अंतरराष्ट्रीय पद्धर दीआं अखबारां विच लिखते रहंदे ने। साउथ एशिया खास तौर पर वैसट एशिया जिन्होंं असीं मिडल ईस्ट के तौर पर कई बारी नाम दे दिंदे आं, ਉਹਦੇ पॉलिटिक्स के माहिर ने, जामिया मिलिया इस्लामिया नाल जुड़ रहे ने। एक लंबे समय तो इन्हां तमाम देशों की राजनीति दे विच किहड़ियां कॉमन धारावां ने ते हिंद पाक दीआं जिहड़ियां हाइफनेटेड आइडेंटिटीज़ ने एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां, इन्हां तो वख असीं अपनी डेस्टिनी किवें चार्टर कर सकते हैं, ये परस्पैक्टिव साडे नाल लैके आउणगे। साडे नाल जुड़ रहे हैं इतिहास के विद्यार्थी ते ताउमर प्रोफैसर राजीव लोचन जी। हिंद पाक जिहड़े अपनी शक्ल हमेशा इतिहास की प्रिज्म विचों देखते हैं, एक दूजे नाल कंपेयर करते हैं, अज कित्थे आ खड़े हुए हैं ते हिंदुस्तान किवें पाकिस्तान तो अपनी तकदीर डिफरेंट तरीके नाल तय कर सकता है, इस परस्पैक्टिव नाल आ रहे हैं। पर देवेंद्र शर्मा जी, सचमुच दुविधा किसी भी आज़ादी दिहाड़े ते है कि असी एक शक्तिशाली देश हाँ जिहड़ा विश्व पद्धरी ताकत के रूप में अपने आप को देखता है, जिहदे वड्डे सुपने ने, जिहदी नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है वो इन्ने वड्डे सुपने देखती है कि कुछ लोगों का कहना असी हुण दुनिया दीआं वड्डियां वड्डियां कंपनियां नूं CEO एक्सपोर्ट करने शुरू किए हैं। देखो ना, गूगल का भी CEO उन्होंने चुन के हिंदुस्तान विचों लाया कि हिंदुस्तान नूं उस प्रिज्म विचों देखिए जिहदे विचों अक्सर तुसीं सानूं दिखाते हो जिथे किसान खुदकुशियां करता है, जिथे गरीब लिए रोटी की अजे डिमांड नहीं हुई, जिथे सानू फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करना पैंदा है, जिथे मनरेगा राही धरती पुट के डिगिंग करके 100 दिन की जिहड़ी रोज़गार है उहदे ते इन्नियां सारियां वोटां मिल जांदियां ने। सोचो की हालत होगी। किहड़े देश दे असीं बशिंदे हाँ ते इन्हां 68 सालां विच इह सफ़र किहो जिहा रहा? मेरे ख्याल तुसीं सवाल किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ जवाब है कि दोनों देश के हिस्से है। एक जिहड़ा असीं कहने कि भाई हाई नैट वर्थ इंडिविजुअल्स है, उन्हों के नंबर बढ़ रहा है, जिन्होंने असीं करोड़पति कहने हैं, लखपति को, वो नंबर बढ़ रहा है। बड़े गरीब हो गए ने आजकल लखां करोड़पति हो गए जी, वो बढ़ रहे हैं। हुण आया लेटेस्ट डाटा कहता कि 17% वेल्थ उन्होंने बढ़ गई है। और दूसरी तरफ साडी तरफ एक मास है, मास पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी है वो गरीबी दे विच रहिंदी है। लेटेस्ट सरकारी डाटा जिहड़ा है सर्वे का, सोशल इकनॉमिक सर्वे, वो कहता है कि 67 करोड़ लोग जिहड़े हैगे वो 33 रुपए तो घट जीवित है जी। तो जे 67 करोड़ 67 करोड़ मतलब होया रफली 60% ऑफ दी पॉपूलेशन जे तुहाडा 33 रुपए तो घट ते जीवन निर्वाह करता है रोजाना, तो क्राइसिस तो बहुत तिरंगा ते मान नाल ही फैलावांगे ना फिर भी। हाँ जी, तिरंगा ते मान नाल ही ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी विच गल हुई, तुहानूं याद होएगा अमर्त्य सेन जी ने कहा सीगा कि फैमिन उन्हां देशां विच हुंदे है जिन्हां विच ऑटोक्रेसी हैगी है, जिन्हां विच डिक्टेटरशिप है। लेकिन वो ये कहना भुल गए कि भी हंगर उन्होंने देशों भी हो सकता है या बड़ा जबरदस्त होंदा है जिन्होंने डेमोक्रेसी है।
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਾਈਨ ਦਾ ਹੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਹੰਗਰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਗਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਗਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰ बढ़ता जा रहा है या हंगर बढ़ा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ हंगरी इन द वर्ल्ड। एक तो ये सिचुएशन है, दूसरा है कि व्यक्तिगत विचारां दी ये भी बड़ा सिचुएशन है कि पिछले 68 ईयर्स विच असीं कित्थे पहुंचे हैं। जिस इंडिपेंडेंस नाल असीं चले सीगे, कल एक मैं ट्वीट पढ़िया, मैंने बहुत तो हिट किया, वो कहता है कि यू कैन नॉट मैच मुस्लिम पाकिस्तान बाय बिकमिंग ए हिंदू पाकिस्तान। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, which is a danger that we are facing। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਅਗਾ ਜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਜਣਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਫੈਮਾਈਨਸ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੜੇ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਰੋਬਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਆ। that's a great deal of distance to have covered, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਕੰਸੀਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਡਫੁਲੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਚੈਲੰजेस ਹੋਣਗੇ तमाम देशों के सामने ने। मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। एक तो डेवलपमेंट हमारा बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज जिस हमें छोड़ के गए थे भारतवर्ष में कुछ था नहीं खास। नेहरू जी आए, उन्हीं ने जो पॉलिसी और मिक्स्ड इकोनॉमी की जो बात की, उससे बहुत बड़ा एक आज जितना भी मिडिल क्लास है आजकल इस कथन को बहुत चैलेंज करने वाले लोग चैलेंज जरूर कर रहे हैं, नाम लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो सब इसी गवर्नमेंट जॉब से उनके पिता या उनके ग्रैंडफादर्स या उनके फैमिली वाले 80% जो हैं वो इसी से निकल के बाहर आए हैं। और फिर बाद में अब वो एक बहुत बड़ा एक सेक्शन बन गया है मिडिल क्लास, जो इसको चैलेंज भी कर रहा है। यही मिडिल क्लास जो उसको चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो इसी के प्रोडक्ट हैं, उसके इसी की नौकरियों से उनके परिवार बढ़े। यही सबसे बड़ा जॉब का जरिया था इस मुल्क के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि अब ख़त्म हो रहा है, क्रैक हो रहा है, टूट रहा है। इसके ख़राब होने की भी वजह दो ही है जी, जिसमें आप बहुत प्राइड ले रहे हैं ना, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਬਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 65% ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੋਈ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਵਾਂ CEO ਭਰਦਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ सफर बारे की दसोगे कि साडा कितना वधिया रहा या कितना जोखिम भरिया रहा? नहीं, देखिए, दो इंडिया है इस वक्त, ये मान के चलिए। शर्मा जी भी उधर बात एक कर रहे थे, के नीचे रहना। एक तो बहुत पैसे वाला है जिसके पास आप बता रहे थे हजारों करोड़ रुपया है, टाटा मैं तो दूसरे वाले में से हूं। नहीं, जिस बारे में आप बता रहे थे मैं भी दूसरे वाले से हूँ। और दूसरा वो है कि जो बहुत गरीब है और वो हम उसको जीडीपी में जब देखते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और घटा दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह की पॉवर्टी इंडिया या साउथ एशिया में है, इस तरह की गुर्बत बहुत कम देशों में, दूसरे मुल्कों में होगी, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। अफ्रीका में शायद कुछ देश हों जहाँ पे होगी तो होगी, वरना इस तरह की पॉवर्टी भी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दिन भी देखने से कमरा जी, आज़ादी तो 68 साल बाद तुसी मेरा मुकाबला हुन इथोपिया नाल करोगे नहीं, लेकिन ये कि दूसरी तरफ हमने एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस भी की है। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास कई 100 मिलियन का बनाया, जो कि यूरोप में पूरे यूरोप के बराबर होगा, जिसकी वजह से हमें दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम एसपी जो है इस समय, जो एक इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें ये पावर दो ही इंडिया रहेगा, एक नहीं रह सकता। ये बड़ी तो ये जो पहला जो सिस्टम था वो भी नेहरू जी की देन था, उसकी बात करेंगे। पर राजीव लोचन जी, लोग अक्सर अपनी आज़ादी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰ ਬੋਰਨ ਟੁਗੇਦਰ ਦ ਸੇਮ ਨਾਈਟ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? शक की गुंजाइश तो नहीं है, पर इतना पक्का है कि सारा देश काफी अनइवन किस्म से डेवलप किया। We are a robust democracy, they are not, they are a पर free democracy, हमें एक चीज ख्याल रखना चाहिए। आज हमारे देश में जो भी पीछे हुआ है उसका नतीजा ये निकला कि हमारे देश का हर आदमी आज ये सोच सकता है कि वो आगे बढ़ सकता है। हमारा जो गरीब से गरीबतम इंसान है, जो इतनी गुर्बत में फंसा हुआ है, जो इतनी मेहनत करता है और उसको कुछ भी नहीं मिल पाता उसके एवज में, वो आदमी भी ये आशा रखता है कि मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा। हमें हर साल that seems to be a debatable point, but anyway डिबेटेबल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिबेट तो तब होगा ना जब इसके ऊपर किसी ने बहुत डिटेल्ड रिसर्च की होगी। इसमें हमारे जो शर्मा जी ਜਿਹੜਾ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। that is the surprising thing। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾय ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? नहीं, that is the surprising thing कि वो जो 65 करोड़ आदमी है जो इतनी बुरी हालत में फंसा हुआ है, वो आदमी भी आशा रखता है कि वो अपनी परिस्थिति सुधार सकता है। पाकिस्तान में हालत ये है कि पाकिस्तान में जो आदमी नीचे होता है वो सपने देख ही नहीं सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये। अब हमारे देश में जो एक बड़ी समस्या आन पड़ी है वो ये आन पड़ी है कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है ये बड़ा सेल्फिश हो गया है। अब ये जो सेल्फिशनेस हमारा मिडिल क्लास दिखाता है, इस सेल्फिशनेस से इसको कैसे पार पाया जाए इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੂਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ तमाम ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 68 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੰਦ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਕਮਰ ਆਗਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਬਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ LG ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਬਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਨਹਿਰੂਵੀਅਨ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਫਟੀਚਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਮੇ ਦੁਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। असल में जब वो गरीब परिवार का बच्चा, खोमचे वाले का बच्चा जब IIT की परीक्षा पास कर जाता है और उसका 43वां नंबर आता है मेरिट लिस्ट में, तो वो उसको ये समझ को लेके हर कोई प्राइड नहीं, इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सारा बच्चा है जो वो सपने देखता है, जो उसके प्रति तत्परता से काम करता है, और ये जो बच्चा होता है ये वो जो आप पहले कह रहे थे कि हमारे देश का 65% यूथ है, ये वो 65% यूथ का हिस्सा है। जो ये वृद्धावस्था वाले लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਸੈਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਫਟੀਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, उस वेले ये दो देश बनन दा प्रोजेक्ट शुरू होता। हमें ये भी तो ख्याल रखना चाहिए ना कि ये जो मध्य वर्ग हमारा था जो कि देश की पॉलिसीज बना रहा था, जब ये कहता था कि हम किसान के नाम पे पॉलिसीज बना रहे हैं, ये असल में केवल अपने लिए पॉलिसीज बनाता था। जब ये कहता था कि हम लोगों के नाम पे पॉलिसीज बना रहे हैं, ये केवल अपने लिए पॉलिसीज बनाता था। हो सकता है कि उसके कारण जो हमें जिस हालत में हम आज फंसे हुए हैं, इस हालत से उबरने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब कह रहे हैं ना कि
अति हो गई है। वो जो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चला उसमें लोग बीजेपी के समर्थक भी थे, उसमें आम आदमी पार्टी के भी समर्थक थे, और हर किसी ने यही कहा कि जी हम थक चुके हैं इस करप्शन से। फॉर्चुनेटली हमको ये मालूम है कि पाकिस्तान में लोग ये नहीं कहते कि हम थक चुके हैं करप्शन से, इंडिया में वो कहते हैं। जब तक ये लोग ये कहते रहेंगे कि वो थक चुके हैं और इसको बदलना चाहते हैं ना, मुझे लगता है कि आशा बनी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि बाकी समस्याएं हैं गरीबी वगैरह की, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए समय है ना। IIMs, IITs, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ CEOs, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰਸ, ਡਾਲਰ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰਸ ਤੇ ਰੂਪੀ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਲ ਦਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨ 500 ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दैट इज द पिक्चर जी राजीव लोचन जी कह रहे हैं। तुहानूं लगता है जी दूसरी पिक्चर है, जो पिक्चर का दूसरा पासा है, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ करो, कोशिश सारी है। इकोनॉमिक सोच भी यही है कि इस चीज़ को छुपाया जाए, दबाया जाए और दसना नहीं चाहते कि साढ़े देश में प्रॉब्लम भी हैगी है। एक सोच हर एक प्लेटफॉर्म तो नजर आएगी हर जगह, और बेसिकली जो कह रहे हैं वो सेल्फिशनेस है। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚੋ, ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਰੈਵਨਿਊ ਫੋਰਗੋਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5% 10% ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ ਇਨ ਪਾਵਰਟੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਹੰਗਰ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਈਵਨ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 75 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਡੂਇੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਲਸੋ। ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਰ ਆਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਡਰ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਭ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਇਕੋਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਇੰਨੇ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਖਮ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ डाउट? ਇਹ बेईमान क्यों कहते हैं इस देश की पॉलिटिकल क्लास, मिडिल क्लास को भी? इवन यू आर मिडिल क्लास, आई एम मिडिल क्लास, वो सारे यंग बच्चे 65% मिडिल क्लास ने। बड़ा सेक्शन मिडिल क्लास का हमेशा से अपॉर्चुनिस्टिक होता है हर जगह, और इसको कंसर्न गरीबी की नहीं होती, ये अपने को खुद आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ये इसका कैरेक्टर होता है कहीं भी हो। ये सिर्फ अपने लिए देखता है, अपने को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, आगे जाने की कोशिश करता है, वो पीछे नहीं देखता क्योंकि वो छोड़ के आया होता है उस क्लास से। सिर्फ अपने लिए करता है। मैं इसे मिडिल क्लास को सब तो ज्यादा एग्रेसिवली नेशनलिस्ट क्लास के रूप में देखता हूं। होता था, देश लिए खड़े होता था। अब तो ये समझता है कि हमने अभी हैव अचीव, अब हमने इतना ये कर लिया, अब हमको आगे बढ़ना है। लोअर मिडिल क्लास नेशनलिस्टिक ज़्यादा रहता है बनिस्बत
जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आ जाता है वो नहीं रहता। दूसरी बात ये कि इस देश के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट मूव चला रहे ने कि पार्लियामेंट ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਬਸਟ ਡੈਮੋਕ੍रेसी ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋरेट हाउसेस रल के। और बिल कौन से है? लैंड रिफॉर्म्स का बिल है, टैक्सेशन का बिल है, जीएसटी, उसके लिए वो सख्त परेशान है कि ये पास नहीं हो पा रहे हैं। ये पास हो जाए तो हम उनको देश की तरक्की उनको रिलीफ मिल जाएगा। कोई ऐसा बिल नहीं है जिससे कि आम आदमी को फायदा होने जा रहा है। दूसरी एक चीज कि कौन लोग ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ 68 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। SP डोंट फॉरगेट 5-10 हज़ार करोड़ रुपया इन इलेक्शन में लगाया है, 1-2 पैसा नहीं लगाया है। पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ी रकम इन लोगों ने लगाई। इनका सारा स्टेक है कि ये सारे बिल्स पास होने चाहिए, लिबरलाइजेशन और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं इस पर, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जितनी डीप रूटेड है, हमारे धर्म में आ गई है, चाहे कोई भी हो, एक लिमिट तक हम लोग टॉलरेट करते हैं, उसके बाद सब सड़क पे आ जाते हैं। नेशनल मूवमेंट एक चीज़ ऐसी सिखा गया है हमको गांधी कि वो ताकत कोई नहीं ले सकता। इमरजेंसी लगाई, आम जनता ने बगैर ਜਿਹੜੇ अन्ना हज़ारे ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭੈ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। नहीं, अब ये है कि एक बड़ा क्लास पढ़ा लिखा भी आ रहा है जो गांव देहात से निकल रहा है और वो चाहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये इस तरह की नीति यहाँ तो नहीं चल सकती। राजीव लोचन जी अपनी आस भी उस मिडिल क्लास तो रख रहे हैं जिस मिडिल क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਫਾਇਦਾ ਪਰਕੋਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਪਲਿਟ। कमर साहब ने एक बात इसमें कही थी कि हमारा जो देश का मिडिल क्लास है ये कोशिश कर रहा है चीज़ें बेहतर हों। साथ ही साथ ये बताया था कि बहुत सारा हमारे देश में ऐसा आदमी आ रहा है जो कि बड़ी लोअर स्टेटस से निकल के मिडिल क्लास की तरफ आया है। आप अपनी फौज को देखो, अपने फौज के अफसरों को देखो, आप अपने IAS IPS के अफसरों को देखो, इसमें से लगभग आधे ऐसे लोग हैं जो कि या तो लोअर मिडिल क्लास के हैं या कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि उससे भी नीचे लेवल से आए होते हैं। और ये जो लोग आते हैं, आपकी जो क्रिकेट टीम है पूरी बदल चुकी है। एक जमाना था जब उसमें नवाब आया करता था, आज जो लोग आ गए हैं, आज जो लड़का आता है जो चपरासी का बेटा होता है। अब ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के जो एस्पिरेशंस है वो इन लोगों के एस्पिरेशंस इस देश के साथ जुड़ गए हैं। एंड आई डोंट थिंक कि ये लोग अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इस देश से डेमोक्रेसी खत्म करने देंगे। आप एक गौर करो, हमारे 1999-2000 के आसपास हमारी सरकार को अचानक ये ख्याल आया था कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, क्योंकि जो भारत का संविधान है ना, ये भारत के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसके बारे में उन्होंने बड़ी चर्चा की और एक संविधान रिव्यू कमेटी बनाई थी। तब बहुत सारे लोगों ने खड़े होकर ये कहा था, और उसमें से कुछ ग्रुप्स थे जो कि दलितों के ग्रुप्स बहुत ज्यादा मुखर थे, उन्होंने आगे करके कहा था कि हम जो इस देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी जो पूरी अस्मिता है, हमारा जो पूरा वर्चस्व इस देश पर है, वो इस भारत के संविधान के कारण है। गीता के कारण नहीं है, रामायण के कारण नहीं है, कुरान के कारण नहीं है, ये भारत के संविधान के कारण है। ये जो तबका है ना, इस तबके को कभी कभी ख्याल आता है कि ये जो पूरा मिडिल क्लास है जो इतना सेल्फिश है, इसको कभी कभी ख्याल आता है कि ये इस यहाँ पे मिडिल क्लास में इसलिए है क्योंकि इनकी खुद की कुव्वत थी कि वो बन सकते थे, अपने बाप के कारण नहीं, अपने दादा के कारण नहीं, अपने गांव के कारण नहीं, अपनी जाति के कारण नहीं है। और ये इनको समझ में ये बातें तब आती जब कोई कहता है कि तुम केवल मराठी बोलो, तुम केवल पंजाबी बोलो, तुम केवल हिंदी बोलो, तब इनको ये बात समझ में आती कि यार हमारे को जो मर्जी आए हम भाषा बोलें, चाहे हम अंग्रेजी बोले चाहे हम हिंदी बोले, हमारी बला से। तो ये जो आदमी है ना, इसको कभी कभी अकल आती है कि करप्शन एक प्रॉब्लम है, तो फिर वो आंदोलन करता है। इसको कभी कभी समझ आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलना चाहिए, तब ये खड़ा हो जाता है। वो गल्लां ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਇਸ ਮੋਨੋਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ डर लगेगा, फिर कोई पार्लियामेंटेरियन जिहड़ा इस देश की आज़ादी को खतरे च नहीं पा सकेगा, संविधान को खतरे में नहीं पा सकेगा। इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट दैट आई मेकिंग कि तुहानूं लगदा कि इस देश के जिहड़े पार्लियामेंटेरियन ने, जिहड़े इस रोबस्ट डेमोक्रेसी के चिल्ड्रन ने, उन्हां तो भी खतरा है साडे देश की इस डेमोक्रेसी नूं, इहदी रोबस्टनेस नूं। ते दूसरा जिहड़े तुसीं कहा जिस वेले साडे निजी हक चैलेंज होंदे ने, सरकार सानू दसदी है की पढ़ सकते हो, की देख सकते हो, किहड़ी वैबसाइट देख सकते हो, किहड़ी किताब पढ़ सकते हो, ते की खा सकते हो। ते हुण तां सरकार साडे बैडरूमां तक आ रही है। 68 साल आज़ादी तो बाद सरकार तो इन्ना डर के डेमोक्रेसी
कितने सरकार इनू कुछ करना देवे या सरकार बचाई बैठी है इस डेमोक्रेसी नू। चर्चा जारी रखांगे इस ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं 68 सालों का यह सफ़र आज़ादी का किस किस्म का रहा हिंदुस्तान का, आने वाले साल किहो जे दिखाई देंदे ने उस समय जिस वेले एक बार फिर प्रधानमंत्री तिरंगा लहरान जा रहे हैं लाल किले की उस फसील तो। दविंदर शर्मा जी साडे नाल चर्चा में शामिल ने, साडे नाल ने कमर आगा जी दिल्ली तो अते प्रोफैसर राजीव लोचन जी इतिहास के नाल जुड़े अकैडमिक। दविंदर शर्मा जी, तुसी शुरू विच गल कीती सी कि किसी मुस्लिम पाकिस्तान का जवाब कोई हिंदू पाकिस्तान नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर तुसी हिंदू हिंदुस्तान कह रहे सी। पार्टीशन असी बहुत पिछे छड्ड आए हैं, पर कदी कदी लगता है कि पार्टीशन वाला वो माइंड सैट जिहदे विच साउथ एशिया की सारी पॉलिटिक्स फ्रेम की जा रही सी उस वेले, वो भी साडे नाल तुरदा ही आ रहा है। किसी ना किसी की फांसी के उत्ते असी या तो सिंपथी वजों सड़कों ते आना चाहते हैं या मिठाई वंडना चाहते हैं। वो पार्टीशन का जो प्रोजेक्ट है वो चलता है जिस वे किसी मुसलमान नू इस करके घर किराए पर नहीं दिता जाता क्योंकि तुहानू डर लगता है कि पता नहीं की ये रिपरकशनस होंगे। दैट मीनस पार्टीशन का वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अहमदाबाद के जूहूपुरा दे विच उस इलाके नू छोटा पाकिस्तान कहते हैं, लिटल पाकिस्तान, क्योंकि जी गैटोआइजेशन जिस तरीके इस देश के मुस्लिम की की जा रही है। 68 साल बाद कभी ये भी सोचा सी कि असी इस मंजर ते आ जावांगे, असी बड़ी साडा एका साडा सैकुलरिज्म ये वड्डियां वैल्यूज सीगियां जिहदे विचों ये देश आज़ाद होया सीगा। डू यू सी कि रिग्रेसिवनेस इनू कहंदे ने कि इंस्टेड ऑफ देखो डेमोक्रेसी दे इंस्टीट्यूशन नू रोबस्ट करन दी बजाय हुण असी सिर्फ डिफेंसिव मोड दे विच आ कि बचा ले जान। सर बहुत लोगों ने इस गल किया है। तो देखो तुसी कि जब साडा मुल्क आज़ाद होया तो वी वर ए डेमोक्रेसी, साडे नेबरिंग जिहड़े कंट्री सीगे दे मोस्टली ऑटोक्रेटिक रिजीम्स इन वन फॉर्म और दी अदर। लेकिन हुण लोगों को चिंता हो रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो तो डेमोक्रेटिक होंदे जा रहे हैं आस्ते आस्ते। पाकिस्तान का तुसी केस छड्ड दिओ फॉर वट एवर रीजन्स, जियोपॉलिटिक्स अलग है एंड इट कंटिन्यूज टू स्ट्रगल टू बी डेमोक्रेटिक स्टेट। लेकिन बाकी कंट्रीज भी डेमोक्रेटिक हो। साडी कंट्री में जिहड़ा राइट टू डिसेंट है या राइट जिहड़ा फ्रीडम तुहाडे अधिकार है बोलन दे या चैलेंज करन दे या एक डिफरेंट परस्पैक्टिव लेके आन दे, उन्हां दे उपर तुसीं देखो ग्रेजुअली एक आघात पहुंचता जा रहा है। मैं तुहानूं उदाहरण देवांगा, CBI ने रिपोर्ट दी कि भाई ये NGOs जिहड़े हैगे है ये एंटी डेवलपमेंट है। तीसरा शीतलवार तो उनको हाई कोर्ट ग्रीन पीस इंसाफ सारे उच्च है जी। क्यों? क्योंकि वो फलानी कंपनियां दे प्रोजेक्ट दे ह्यूमन राइट्स के जिहड़े एस्पेक्ट्स बाहर लेके आ रहे हैं। दूसरा सीगा कि भाई IB ने भी इस रिपोर्ट दी है। देन इफ यू लुक एट इट कि तीसरा शीतलवार का केस देख लो, हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहता कि भाई डिसेंट इज नॉट एंटी डेवलपमेंट एंटी नेशनल। हाँ जी। अच्छा, फिर तुम योगेंद्र यादव देख लो जी, द वे ही इज बीइंग टेकन इन फॉर नो अपरेंट रीजन। कहने का मतलब है कि सिर्फ 2-3 एग्जांपल देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो रहा है, पर जनरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो रहा है जी जी जनरली ये फीलिंग एक आ रही है कि भाई असि अधिकार जो डिसेंट का सीगा वो खत्म कर दे। वो पहले एंटी डेवलपमेंट होता है, जिससे कई बार मेरे से भी लगता है कि मैं कोई चैलेंज करता हूं तो मैंने कहते हैं एंटी डेवलपमेंट है। हाल तक एंटी नेशनल नहीं किया उन्होंने, शायद वो भी कह देंगे जो भी कोई मकसद हुण एक और हो गया जिस वेले अधिकारां दी गल करदा रहा ते इनु सेपरेटिस्ट कह देता जांदा। एक और सुनिए, एंटी नेशनल तो बाद हुण एंटी हिंदू भी कहना शुरू करता है। सो मैंने लगता है कि बहुत ही डरावना एक सिनेरियो जो है असि देश नो बचना चाहिए है। और जिस आगा साहब कह रहे हैं कि भाई साडी डेमोक्रेसी दा टेस्ट रियल टेस्ट ये होएगा कि असि उहदे विचों निकल उभर पावांगे कि नहीं उभर पावांगे। जे असि उसी सिस्टम के अंदर क्लैप्स कर जाना है, एक्सेप्ट कर लेने हैं, तो आई थिंक वी हैव टू रीथिंक कि डेमोक्रेसी जिहदे उपर असीं प्राइड फील करते हैं उन्होंं किस तरह ग्रेजुअली सबसटैंशियली खत्म किया गया या बंद किया गया। एक मतलब एक तोता जो पिंजरे च है, डेमोक्रेसी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू दैट। ओवर द ईयर्स जेड़ा मिडल ग्राउंड असीं नहीं लभ सके। देखो सरकार दी मेजोरिटी है लोक सभा दे विच, ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, नहीं तो उस तरीके आवाज़ नहीं सुनी जाती। यू थिंक एक मेजर जो लॉस है इन रिसेंट ईयर्स कि असी मिडल ग्राउंड खो रहे हैं? ये बहुत बड़ा लॉस है। SP प्रॉब्लम जो आई है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक की है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। जनता उनको, इफ़ यू लुक एट द वोटिंग पैटर्न, बिल्कुल कांग्रेस को वोट दिया जब तक कांग्रेस काम कर रही थी, बिल्कुल। फिर उसके बाद 77 में कांग्रेस को हराया इमरजेंसी की वजह, फिर दोबारा ले आए इंदिरा गांधी। फिर क्या करते हैं जब ये कुछ नहीं किया, तो पीपल कीप ऑन पुशिंग।
अब उसकी लिमिट बढ़ती चली जा रही है। ये कमाल है वैसे जो आपने बात कही ना कि वाइडर masses of illiterate people have always made better choices. Much better, when it comes to electoral politics. Better choice when it comes to the they understand politics so well, जो हमारा मिडिल क्लास कुछ नहीं समझ पाता। उसके गांव पे एक छोटा सा कहीं भी आप चले जाइए, उससे बात कर लीजिए, वो बहुत क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास चॉइस नहीं है, वो तो पार्टी बना नहीं सकता, आम आदमी तो बनाता नहीं है। पार्टी तो जो है एग्जिस्टिंग वो उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और खतरे की बात यह है कि अगर ये बहुत दिन चला तो वायलेंस की तरफ भी बढ़ सकता है। कुछ जगहों पे बढ़ गया वायलेंस, जिसकी वजह से हमने देखा जो बिहार, झारखंड या माओइस्ट इस तरह के आ गए, उसकी वजह यही थी कि बिल्कुल कुछ कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज बिल्कुल कर दी गई। वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो मार्क्सिस्ट नहीं है, ट्राइबल जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बाद में एक नेगोशिएटिंग स्पेस है जिहदे विच स्टेट डिमांड करदी है कि सानू ज़्यादा अधिकार चाहिए ने, जिहदे विच कोई स्टेट डिमांड करदी है सानू स्पैशल पैकेज चाहिए, साड़ियां प्रॉब्लम्स अलग ने। कुछ स्टेट डिमांड करदी असीं बॉर्डर स्टेट हाँ, सानू कुछ रियायतां दे दित्तियां जान। पंजाब डिमांड करदा असीं टैरिज्म दे दौरान एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उहदे लई सानू किसी तरीके नाल कंपनसेट कर दित्ता जावे। ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਮੰਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, We are losing that generation, वो स्टेट्समैनशिप नहीं रही है। असल में जब हमारे सोसाइटी का स्केल बढ़ा, बहुत साइज हमारी बढ़ने लगी, तो ये जो मिडिल ग्राउंड था, ये मिडिल ग्राउंड नेगोशिएशंस हम तब पूरे कर पाते जब दो इक्वली अपोजिट ओपिनियंस आ गए हैं, तो इनके बीच में कौन तय करेगा? इनके बीच में अंत में तय करने के लिए हमें चाहिए एक मजबूत जुडिशरी जो कि वाइज हो, जो कि विजडम के साथ कायदे कानून को लागू कर सके, और जो कि हमें बता सके कि और भी अभी के लिए हमें कौन सा पक्ष लेना है। यानी जुडिशरी अपने बायसेस रख सकती है, पर कम से कम ये तो बता सकती है ना कि अब इस माहौल में फिलहाल हमने ये पोजीशन लेनी है और इस पॉइंट पे हमने काम करना है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशरी उसकी साइज इतनी छोटी है, वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट जुडिशरी है कि हमारे केसेस कई सालों चल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो ये नेगोशिएटिंग स्पेसेस हैं, ये नेगोशिएटिंग स्पेसेस ऐसे प्रतीत होने लगती हैं मानो ये हमारे लिए गड़बड़ झाला कर रही हैं। जब कोई व्यक्ति विरोध करता है तो एक पक्ष कहता है कि जी हमें काम नहीं करने दे रहे हो, जो विरोध करने वाला वो कहता है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हो, इस तरह के काम से तो सबका नुकसान होने वाला है। थर्ड पार्टी जो कि आके ये कह सके कि दोनों पक्षों के बीच में इनके दरमियान सच क्या हो सकता है, या आज फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमने क्या पोजीशन अख्तियार करनी चाहिए, वो बॉडी ऑफ पीपल हमारे देश से गायब है। आज 69वां आजादी दिवस जिस ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ये तो विक्टिमहुड का नैरेटिव है ना दोनों पासियों, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देश किਵੇਂ निकलेगा? तभी जब हमारे पास कोई एक ऐसा सेट ऑफ पीपल आ जाए जो कि बगैर पक्षपात किए हुए ये बता सके कि हमें सच में आगे बढ़ के करना क्या है। आप याद करो जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास बॉम्बे प्लान भी था और हमारे पास कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का भी प्लान था। जो हमारे नेतागण थे वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के फेवर में थे। इसके बाद 1955 में बड़े ओपनली उन्होंने कहा कि देश का भविष्य तभी बन सकता है जब सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हो, और उन्होंने कहा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा कि कम्युनिज्म वाला होगा। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ये होगा जिसमें हम हर किसी को साथ मिला के ले चल सकते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चरिस्ट का भी फायदा करवा सकते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री का फायदा कराएंगे पर इंडस्ट्रियल वर्कर का फायदा कराएंगे। You're saying that quickly अपना शर्मा साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता कि जिस किस्म ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ स्टेट्समैनशिप का सामने नजर आ रहा है, there seems to be no strategy इधर, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਧਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੇਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭयंकर ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੌਇਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜਨੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰਜਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜਕੱਲ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਲੋਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ तुम्हारा फायदा सबका होगा, सुर मिलाओ, सुर मिलाया जा रहा है। सर मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਵਨਸ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਲ ਫॉर ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਡੋਨਟ ਬਲੇਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज़ादी तो 68 साल बाद किस मंजर ते आ खड़े हुए हैं ते अगे फ्यूचर किवें दा दिखाई दे रहा है। साडे नाल चर्चा में शामिल ने देवेंद्र शर्मा जी, कमर आगा जी ते प्रोफैसर राजीव लोचन जी। प्रोफैसर राजीव लोचन जी, जिस वेले हिसार दे नेड़े भगाना विच दलित कहंदे ने कि असी इस्लाम नू कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि असी साडे लई जीना मुश्किल हो गया, मुहाल कर दिता गया, कास्ट नू लैके इस किस्म दा असी देश बना लिया। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਲੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਟਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 47 ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्योंकि मैंने जापान जाने लिए नहीं किया जाता, आस्ट्रेलिया जाने लिए नहीं किया जाता, वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तुसी किसी इहो जे देश दे विच आज़ादी दे उत्ते किवें फखर कर सकते हो जिस वेले ओदा सारा नैरेटिव ओदी पॉलिटिक्स दा लगातार पार्टीशन वाले मैटाफर दे नाल चलाया जावे, पार्टीशन वाले माइंडसैट दे नाल लोग रहन, पॉलिटिशियन गल करे ते उस फ्रेमवर्क दे विच देश दी वड्डी माइनॉरिटी नू जिहदी रखिया साडे सैकुलरिज्म दा वड्डा दमगज्जा सी, वो असीं हर रोज़ ओदे ते प्रश्न चिन्ह लगाइए। एक मुझको भी वाकया याद आता है जो कि टलहन में हुआ था। टलहन में जो टलहन का जो दंगा था वो कई दिनों तक चला था और उस दंगे का सार संक्षेप ये था कि जाटों के लड़कों ने जब बदमाशी करने की कोशिश की तो उनकी कुटाई की गई और वहां पे दलित एसर्शन वहां पे था। और वो जो दलित एसर्शन था ना, इस तरह का एसर्शन दलितों ने पंजाब में किया हुआ है, इस तरह का एसर्शन हमारे जो देश के बाकी हिस्से है ना वहां भी हो सकता है, धीरे धीरे शुरू हो सकता है। बॉम्बे दे विच बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज है, तो मैंने डर लगता बॉम्बे कह देता पता नहीं कोई गुस्से च ना आ जाए क्योंकि देश दे किहड़े शहर नूं की कहना ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ सोसाइटीज ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। That's the kind of environment we are living in। लोगों को सरकार से आशा छोड़नी पड़ेगी, लोगों को अपनी खुद की तो अपनी तरफ से एसर्शंस करने होंगे। जब तक हम ये मान के चलेंगे कि केवल वीएचपी और बजरंग दल वाले अपना एसर्शन कर सकते हैं और बाकी जो हम लोग हैं हम एसर्शन करने के लायक नहीं है, तब तक ये थोड़ी सी समस्या हमें झेलना पड़ेगी। जिस दिन जो लोग चाहते हैं कि बेहतर समाज हो बन सके वो भी अपने आप को एसर्ट करने लगे, मेरे ख्याल से बदलाव अपने आप आ जाएगा। कमर आगा जी, अखिल भारतीय जट महासभा
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। खुदा ना खास्ता तुसी सोचो जे इस अखिल भारतीय जाट महासभा का कोई कमर आगा प्रेजिडेंट हुंदा या कोई मुस्लिम बॉडी एक गलती नाल भी कह दे कि साडियां जिथे असीं रहने आ जिस घैटो दे विच उत्थे स्लम्स दे विच पानी नहीं आंदा, असीं इंडिपेंडेंस डे ते बाइकाट करांगे, तां उन्हां नूं झट पाकिस्तान जाण लई कह दित्ता जांदा। इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन तुसी चाहते हो मैं फखर करां तिरंगे ते, मैं फखर करां अपने 68 सालां दी आज़ादी दे उत्ते? नहीं एसपी फखर तो है, इसमें कोई शक फखर नहीं। तो मैनू भी है, फखर तो हमको भी है, यहाँ रह रहे हैं। उस झंडे दे थल्ले मेरे देश दे एक बड़े तबके नाल की हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम भी बहुत हैं। जब हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं, हम मुसलमान खास तौर से, तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ पे हैं, पाकिस्तान नहीं गए, यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सी फ्रीडम है। सरकार की तरफ से प्रॉब्लम भी आती रहती है, कभी कभी प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम मैं बहुत सी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टोरी नहीं रिपोर्ट कर सकता कि जी साडा देश दुनिया दे विच सब तो बड़ा बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इट्स एन इकोनॉमिक स्टोरी। सारे इकोनॉमिक पेपर से कर लेंगे, पर बहुत सी प्रॉब्लम हमें ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से आती है। मगर दूसरी तरफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी है हमारा यहाँ पे, जो मतलब लार्ज मेजॉरिटी जो है बॉन्ड्स विल सर्वाइव। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੌਂਡ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ कि वो बॉन्ड सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल सर्वाइव करेंगे। जब अहमदाबाद में राइट्स हुए और दूसरी जगहों पे राइट्स हुए तो डिफेंड कौन करने आया? ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे, जो वकील, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तीस्ता, सीतलवाड़, सारे लोग नॉन मुस्लिम्स थे। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होती है एक बहुत बड़ा सेक्शन आके उस मुसलमानों को सपोर्ट भी करता है, नॉन मुस्लिम्स का। तो ये बड़ी हेल्प देता है, ये बड़ी स्ट्रेंथ देता है, और यही कारण है कि इस तरह के जो रिलेशन सैकड़ों साल में जो बने हैं। हाउ डू दीज टू थिंग्स गो टुगेदर कि ग्लोबल एंबिशंस ते घेटो माइंडसेट्स ये दोनों नाल नाल किवें चलदे ने? इन्नी संकीर्ण सोच ते विश्व पद्धर दे साडे सुपने ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? यही एक मेरा कॉज ऑफ वरी है जो आगा साहब कह रहे हैं कि जिस रे ऑफ होप जी हैगी बिल्कुल ठीक है कि वही सोसाइटी का दूसरा सैक्शन जोड़ा है उन्होंने सपोर्ट में आएगा और आंदा भी रहा है। लेकिन हुण डर जोड़ा है वो जरा सोचने की गल है, लेट्स थिंक अबाउट इट कि क्यों हो रहा है। मतलब ये नहीं कि फकर नहीं है सानू अपनी आज़ादी दे, सब नूं है, लेकिन लेट्स नाउ ऑल्सो बी वरीड कि ये ठीक है गलत हो रहा है कि जब उन्हें कहा जाता है कि जो बंदे डिफेंड कर रहे थे जब मुस्लिम्स को कुछ अटैक होंदा है उन जो डिफेंड करते दे बिकम एंटी हिंदू, दे बिकम एंटी नेशनल। जब ये ब्रांडिंग होंदी है वो डर है, इस करके ये सानू हुण एज ए नेशन सोचना पएगा कि शुड बी एक्सेप्टेड कि जब के ब्रांड किया जाता है कि भाई जो भी अपोज करेगा उन्होंने तुसी व्हाई आर वी नॉट एड्रेसिंग द सिंपल इशू? ओवैसी को एक सेकंड, ओवैसी को कई बार लोगों ने कहा पाकिस्तान चले जाओ। ओवैसी ने पिछले कई सालों से ओवैसी साहब ने साफ कहा मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान, मैं इस देश में पला बड़ा हूं, मैं इधर रहने वाला हूं, मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान। जब इस देश का पाकिस्तान को जान देंगे जो गलत गल करेगा पॉलिटिशियन चाके इत्थे जेल च पावांगे। जब इस देश का हर नागरिक ये कहने लगेगा ना कि मेरा इस देश में उतना ही अधिकार है जितना कि मोदी का अधिकार है और जितना कि तोगड़िया का अधिकार है, मेरे ख्याल से ठीक ठीक चीजें हो जाएंगी। राजीव लोचन जी ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ सवाल ਨੂੰ क्यों नहीं एड्रेस करते कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ apart from this Jinnah was bad and Nehru was good kind of nonsense, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ that was a major issue ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ across levers of power, across corporates, across education, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, that is poor. Why are we not addressing that? Of course we are addressing it. We have provided लोगों को हमने मौके दिए हैं कि सब जगह एजुकेशन आ सके। This is one political question that still remains. ओपन एंडेड है। एक हो जाए सियासी सवाल है जड़ा कहीं ना इस पे एक चीज मैं बोलना चाहूँगा। मुस्लिम को अपने रिप्रेजेंटेशन की बहुत फिक्र नहीं, ना वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस में बनाना चाहता है। बहुत बार अटेम्प्ट किया गया, बड़ी कोशिश की गई। इनफैक्ट बहुत सी कम्युनल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन बना लें तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएगा, वोट बढ़ जाएगा और उसमें मुसलमान। तो मुस्लिम कभी नहीं चाहता
पूरी कोशिश होती है। अभी तुम देखना ओवैसी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं नेशनल लेवल पे अपनी उनको बना ले, लेकिन मुसलमान उनको नहीं, कभी नहीं वोट देगा। वो यही चाहता है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म का जितना फायदा हम लोग को होता है उतना किसी दूसरे को। मैं प्रोग्राम शुरू करने वेले बकायदा वादा किया सी, मैं ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ। आफ्टर ऑल आजादी ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 69ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਕਰੀ, ਮੁਫਲਿਸੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਛਾ ਰਹਿਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।